शॉट मैं ध्यान में रखूंगी, उसका एनालिसिस, तो मैं 36 शॉट अच्छा मार पाऊंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच जब मेरा 60 शॉट मैच खत्म हो जाएगा, उस वक्त तो सारे शॉट का एनालिसिस मेरे मन में होना बहुत जरूरी है। अगर पर्टिकुलर कोई मिस्टेक, बहुत ही महंगी मिस्टेक आपने अगर 23rd शॉट में की है, तो वो याद रख के वो फीडबैक एज अ कोच आपको देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो नेक्स्ट मैच में वो गलती नहीं कर पाएगा। वो शॉर्ट करंट मेमोरी में नहीं डालना है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल के 60 शॉट्स के बाद आपको वो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जी मैम ये जानना चाहता था, जैसे आपने बहुत मैच खेले हैं और कई बार रिजल्ट हमारा पहले आ जाता है। जैसे हमारा लास्ट में मैच है, लास्ट की या 2 या 1 डिटेल में लास्ट वाली में मैच है हमारा, तो मैच करते करते काउंट कर जाते हैं ना कि ये तो 100 की सीट हो गई, 99 की हो गई और फिर 99 की हो गई। और ऐसे में अगर मैंने लास्ट सीरीज समझो कि लास्ट सीरीज मेरी 100 की हो जाती है और मैं तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट पे आ जाऊंगा, मतलब उसमें थोड़ा सा क्या होता है मैडम, दिल की धड़कन या हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है या खुशी जाहिर होती है। आपके साथ कैसा हुआ मैडम, कुछ थोड़ा सा बताइएगा जिसमें पहले पता हो, जिससे कि मेरा मैच इतना अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, जब जब आप एलिट लेवल पे पहुंचते हो तो काउंटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत बार 399 मारा है, बहुत बार 400 मारा है, तब तो पता रहता है कि एक ही पॉइंट मिस हुआ है, मेरा स्कोर कितना है। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो तब मेंटली भी आप उतने ही मेच्योर्ड हो जाते हो कि 399 इज नथिंग फॉर मी। 399 जब मेरा रूटीन बन जाता है, 399 जब मेरा एवरेज स्कोर बन जाता है, तब उसका मुझे डर नहीं लगता, वो मुझे एक्साइट नहीं करता, मुझ में कोई एंजाइटी नहीं होती। मेरा थॉट प्रोसेस यही होता है कि यही मैं रोज करती हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, ये रूटीन में जैसे है वैसे ही लगेगा मेरा। तो 399 मारने के बाद आई नेवर यूज टू गेट वाह मेरा 399 फिर से लगा, नहीं। इमीडिएटली आई यूज टू थिंक कि अभी मैं फाइनल में आ गई हूँ, व्हाट विल बी माय मैच प्रिपरेशन फॉर द फाइनल्स। वो ऑटोमेटिक आपका साइकिल चलता रहता है। वो एंजाइटी तब होती है जब आप नए नए उस लेवल पे पहुंचे हो। जब वो लेवल पे आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली रहते हो तब उसकी आदत पड़ जाती है, और वो आदत डालने के लिए पहले वो स्कोर आपको प्रैक्टिस में बहुत बार मारना पड़ेगा, और वो स्कोर कैसे मारना है ये कोच को उसको संभालना पड़ेगा कि ये उसकी आदत पड़नी चाहिए। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, उसको सीरीज मत दो, जो काउंट ना कर सके उतने शॉट दो, 23 शॉट दो, 46 शॉट दो। उसके बाद उसको पता चलेगा अरे 46 शॉट में तो मैंने एक भी 9 नहीं मारा, एक भी इतना खराब नहीं हुआ। वो आदत पड़नी चाहिए, जो आदत आपको मैच में बहुत हेल्प करेगी। तो वो लेवल पे जाके ये थॉट्स मन में आते ही नहीं है कि मेरा कितना अच्छा हो रहा है, मैं क्या, ये ही है मेरा स्कोर। मैं 399 100 बार प्रैक्टिस में मारती हूँ, तो यहाँ भी वही कर रही हूँ, कुछ नया नहीं कर रही हूँ। तो एंजाइटी उस वक्त जब आप एलिट लेवल पे रहते हैं तो एंजाइटी चली जाती है, आपका फोकस बेटरमेंट पे रहता है। नमस्कार मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कंपटीशन एक साल में बहुत ही कम खेलने को मिलते हैं, और माना जाता है कि जितने ज्यादा कंपटीशन बच्चे खेलता है वो अपनी चीजों को उतना अच्छे से समझ पाता है, मैच प्रेशर को हैंडल करने का जो तरीका है वो सीख पाता है। तो ऐसे स्टेट में जैसे हम लोग अपनी खुद की शूटिंग रेंज पे कुछ ऐसा कंपटीशन बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि वो एक मैच का जो प्रेशर होता है और ट्रेनिंग का जो प्रेशर है उसमें कुछ सेम कर सके या समझ सके, उसमें भी ऐसी कुछ चीजें। बिल्कुल, मैच एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैच एक्सपीरियंस या मैच की आदत उसको कब डालनी है ये डिसाइड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो लेवल पे वो पहुंच गया है जहाँ पे आपको उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखना है, तब उसको मैच प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कहीं बड़े कंपटीशन की ज़रूरत है, बड़े माहौल की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअली इवेंट है। आप खड़े रहोगे, व्हेन यू सी थ्रू योर साइट्स, व्हेन यू फोकस ऑन द टारगेट, वो उतना ही दिखता है, तब वो दिखाई नहीं देता कि आप कहाँ पे खड़े हो, दिल्ली में खड़े हो, पूना में खड़े हो, केरला में खड़े हो। तो वो माहौल बनाने के लिए वो कॉम्पिटिशन्स आप और खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
स्मॉल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, लेकिन कंपटीशन जब भी आप रखोगे और उनको आपको सच में प्रेशर डालना है, तो आप 10 रुपया भी रखोगे ना इनाम, तो भी वो इतना ही कॉन्शियस हो जाएगा। उसको पता है 10 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, इसको कोई वैल्यू, पर एज अ प्राइज मनी, एज सम टोकन, उसको बहुत, उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। आप ऐसे ही 10 रुपया रखो और उसको बोलो मेरे लिए 10.5 मार और ये 10 रुपया ले, वो नहीं मार पाएगा अगर नहीं, नया है। इसमें जैसे मैं कंपटीशन अपने रेंज पे भी ऑर्गेनाइज करता हूँ बच्चों के बीच में, खुद में इस तरह की चीजें करता हूँ जैसे आप बता रहे हो। बट यहाँ पे एक बच्चा एक कंफर्ट फील करता है अपनी खुद की शूटिंग रेंज में, और बाहर जाके थोड़ा सा प्रेशर वो लेता है। मतलब ये समझता है कि ये तो वही बच्चे है, सामने दिख रहा है, इसलिए इससे इसके सामने कुछ स्कोर कम भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज को थोड़ा प्रेशर में कैसे लाएं कि वो सेम उसके करीब पहुंचे उस कंपटीशन के बच्चे यहाँ पे भी। नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो, आप कोई स्पेक्टेटर्स बुला दो, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स ही प्रेशर देते हैं ऐसा नहीं। आप उनके पेरेंट्स को बोलो कि आज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, आप पीछे आके बैठो, या किसी और आपके दोस्त है या कोई जो है जो शूटिंग जानते हैं उनको बोलो आप पीछे आके बैठो। अगर कोई मीडिया वाले आपके पहचान के हैं उनको बोलना आप उसको कवर भी नहीं करोगे, वो अखबार में नहीं दोगे या टीवी पे नहीं, पर यू बी प्रेजेंट है। तो ऐसे एक माहौल बना के आप उनका प्रेशर बढ़ा सकते हो, या प्रेशर बढ़ाना नहीं है, उनको आदत डाल सकते हो। या किसी स्कूल को आप अप्रोच करो कि आपके बच्चों को हम शूटिंग दिखाना चाहते हैं, वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे एक स्पोर्ट, उनको आप इनवाइट करो, अपने बच्चों को बोलो मैच खेलो उनके सामने। यस, Good afternoon, madam. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I'm actually my shooter. I'm having a one shooter, ma'am. यस He already participated 4 nationals, but यस the same thing happening is, ma'am, his score is getting up to 420 only, ma'am. Sorry, 620 only, ma'am. And he's getting tension while doing the shot. And every competition is already experienced the competition also, ma'am. The competition which is already participated NSCC, he already participated 4 times. But the same time the location is something changing, he's getting tense as at the same time, and the score is getting the constant, it's not increasing also, ma'am. स्कोर इंक्रीज ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला था इवैल्यूएशन रिपोर्ट। मैम अभी हमारे रेंज में उसका 336 636 640 तक आता है जी। अभी कंपटीशन में ओनली 620 और रेंज आए जी। 640 तक आता है? हाँ, अभी प्रैक्टिस में अगर 640 तक आता है तो 630 तो उसको ऐसे डर के मानना चाहिए। 10 पॉइंट्स फ्रैक्शंस में तो बहुत होते हैं। अभी उसका सेम प्रॉब्लम अभी तक टचेस यूज करेंगे जी। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक टारगेट में टचेस यूज करेंगे। अच्छा, नहीं, इसका यही इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आपने क्या क्या उसका एनालिसिस किया है, क्या वो फिजिकली वीक है, या फिजिकल वीक है तो मेंटली जो प्रेशर है वो मैच में हैंडल नहीं कर सकता। डोमेस्टिक मैच में आपके प्रैक्टिस में शायद वो हैंडल कर सकता है, लेकिन जब वो रियल स्टेज पे खड़ा होता है तो वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिजिकली वीक है। फिजिकली वीक है या मेंटली वीक है, या उसका टेक्निक सही नहीं है। हम डोमेस्टिक कंपटीशन में पकड़ के ठोक सकते हैं, लेकिन जब मेंटल प्रेशर आता है तब सुपर टेक्निक ही आपको बचा सकती है। आप टेक्निकली अगर आप एकदम सही हो, फाइन हो, आपको अच्छे से पता है कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, होल्डिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है, तब आपके स्कोर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। फिर टेक्निक अगर नहीं पता है, आप पकड़ पकड़ के ठोक रहे हो, तो ऑब्वियसली जब रियल स्टेज पे जाओगे तो फर्क पड़ेगा। तो ये सारे एनालिसिस आपके पास होना बहुत जरूरी है, और उसी एनालिसिस के तौर पे आपको उसको नेक्स्ट कंपटीशन के लिए रेडी करना चाहिए। अगर नेशनल स्टेज पे नहीं आ रहा है तो आप बहुत सारे डोमेस्टिक कंपटीशन से, ओपन चैलेंज कंपटीशन से वो उसको खिला दो, उसको वहाँ वो कहीं ना कहीं तो वो बैरियर ब्रेक होना चाहिए, वो आपको ट्राई करना चाहिए। नंबर जरा वॉशिंग मशीन में सेव है तेरा नंबर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम पिछले सेशन का। आपने बताया था कि मैम ये शूटर को ना उसका प्रॉब्लम नहीं बताना चाहिए, जैसे वो ग्रिप टाइट पकड़ रहा है या ठेगा चक मार रहा है या प्रेशर ले रहा है,
तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा? शूटर को प्रोमिनेंटली उसका प्रॉब्लम नहीं बताना चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर कॉन्शियस ना हो, उसके ऊपर वो नेगेटिव थॉट्स ना पैदा करे। लेकिन आपको अगर पता है कि वो उसका प्रॉब्लम है, तो उसको पॉजिटिवली उसको कन्वे कैसे करेंगे, ये आपका स्किल है। अगर मुझे पता है कि ये शूटर हमेशा रेंज के सेंटर में गलती करता है, ये या तो बहुत आगे खड़ा रहता है, बहुत पीछे खड़ा रहता है, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि आपका बॉडी जीरो बहुत गलत होता है, आपको वो सेंस नहीं है कि सेंटर में कैसे खड़ा रहेगा। तो वो उसके ऊपर डर जाएगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा, और वो अगर सही भी खड़ा हो तभी वो डाउट उसके मन में रहेगा, नहीं मैम ने तो बोला है मेरा सेंटर ठीक नहीं रहता। तो वो गलती हो गई ना आपको उसको बता के। या आप उसको बताओ कि सेंटर ऐसे निकालते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब सेंटर निकालोगे तो ये चीजों का ध्यान रखना है, और फिर आप सेंटर में खड़े हो। तो हर बार उसको वो आदत डालो, उसको पॉइंट आउट ना करते हुए पॉजिटिव मोड में आप उसको उसका सॉल्यूशन बता दो। ऐसे हर एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप उसको पॉजिटिवली इनडायरेक्टली उसको थोड़ा हिंट देके उसको सही करवा सकते हैं। ओके मैडम मेरा थैंक यू। मैडम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे शूटर इंडिया से बाहर जाते हैं हम जब, जी तो हम वेपन की किस टाइप से तैयारी करें, और क्या पॉइंट टू के वेपन के लिए अम्यूनिशन को अलग से जाना होगी, और टिल के करेंसी जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वेपन की भी तैयारी कैसे करें उसकी चेकलिस्ट, और पॉइंट टू के वेपन की लिस्ट हल्की सी आप अगर बता सकें, और करेंसी के बारे में, क्योंकि इनसे जब बाहर जा रहे हैं तो करेंसी भी इम्पोर्टेंट होती है। और मेन जो चीज की, अगर हम ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो हमने गैस को किस समय रिफिल करना है कि जो वॉशर्स हैं वो लीक ना हो, उसके बारे में अगर आप बताएं। फ्लाइट में वैसे भी कंप्रेस्ड एयर अलाउड नहीं है, आपको वैसे भी पूरा जीरो करके सिलेंडर लेके जाना होता है। और जैसे आप फ्लाइट से लैंड करोगे तब बहुत ज़रूरी है कि राइफल्स पूरी वो जो बक्से है खोल के रखने हैं, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मॉइस्चर रहता है। तो जैसे ही आप राइफल्स को खोलोगे तो आपको लगेगा कि वो गीली सी हो जा रही है, तो उसको पूरी नॉर्मल टेम्परेचर में आके पूरी वो ड्राई हो गई है या नहीं, इसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद आप सिलेंडर रिफिल कर सकते हो। आप बाहर जा रहे हो तो चेकलिस्ट सबकी रहती है, जब हम लास्ट ट्रेनिंग खत्म करते हैं तब वो चेकलिस्ट टिक करते हैं कि मैंने शूज लिए, सॉक्स लिए, ट्राउजर, जैकेट, स्लिंग, राइफल का ये पार्ट, ये मेरे 3 साइड्स है तो मैंने 3 साइड्स अपने सामने पैक किए, अच्छे से पैक किए। 3 बट प्लेट्स है, ये इतने हैं, ये एक्स्ट्रा के स्क्रूज है, ये सारा चेकलिस्ट आप जब लास्ट ट्रेनिंग करके सामान पैक करते हो तब उसको टिक करके वैसे ही आपके पास रखना चाहिए। और केयर ये लेनी चाहिए जब आप फ्लाइट से जाते हो तो आपके पास टॉर्क रेंज हो, तो डायरेक्टली कूलिंग ज्यादा कर रहा है। एयर फ्लाइट में बहुत प्रेशर रहता है, वो प्रेशर के वजह से कभी बट प्लेट को या स्टॉक को क्रैक आ सकती है, या वो प्रेशर बढ़ सकता है, अलाइनमेंट जा सकती है, जो स्टॉक और बैरल के बीच में जो अलाइनमेंट रहती है वो जा सकते हैं। इसके लिए हमेशा अगर आप 4.5 पे टॉर्क लगा रहे हो तो उसको 4 पे टॉर्क करके रखो, 4 पे है तो 3.5 पे करके रखो, लेकिन मेक श्योर कि जिस टॉर्क पे आपने सारे स्क्रूज टाइट किए हैं, लगाए हैं, वो वेट पे फिर से आपके प्रैक्टिस के पहले वो टॉर्क लगाना जरूरी है। तो फ्लाइट अगर शॉर्ट फ्लाइट है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहीं बाहर कंपटीशन में जा रहे हैं, जैसे 3-4 घंटे से ज्यादा फ्लाइट का प्रेशर हमारे वेपन पे गिर रहा है, टेम्परेचर का या वो एयर प्रेशर गिर रहा है, तो वो टॉर्क से थोड़ा लूज करके आप जब लैंड होंगे अपने कंपटीशन जहाँ पे है वहाँ पे उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जब वेपन आ जाएगा तब उसको वही वेट का टॉर्क लगा के फिर आप सिलेंडर है, एयर है तो एयर राइफल, एयर पिस्टल है तो सिलेंडर फिल कीजिए, या .22 है तो फिर से एक बार उसको थरली आप क्लीन कर दीजिए। तो ये केयर आपको लेना ही पड़ेगा। और जब
फ्लाइट ही नहीं, आप कहीं भी ट्रैवल करके जा रहे हो तो हर एक शूटर की ये आदत होनी चाहिए कि जब मैं, भले ही मैंने पीटी अच्छी की हो, मैं जब मैच के लिए मेरे लेन पे खड़ा रहता हूँ तो इट इज माय ड्यूटी, बॉडी जीरो या सेंटर निकालने से पहले मैं सारे स्क्रूज जो राइफल के हैं वो हमेशा चेक करूंगा कि बैक साइड ठीक लगाई है या नहीं, बट प्लेट ठीक है या नहीं तो हम ऐसा तो नहीं कि कल ही तो शाम को मैंने पीटी की थी, अब क्या फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, इट्स अ मैकेनिकल थिंग, उसमें कभी भी डिफेक्ट आ सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि पीटी अच्छी हुई और मैच में फोरसाइट इतनी लूज थी, वो आगे जाके 2 सीरीज के बाद नीचे गिर गई, या बैक साइड लूज रह गई, या टॉर्क ही नहीं हुआ था, या बहुत सारे, या चिक पीस उठाते वक्त हाथ में आ गया। ये सब बहुत ही माइनर चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है। वो छोटी छोटी चीजों की वजह से आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। तो ये अच्छी आदतें डालना भी शूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल है, जैसे बच्चे हैं कई बार क्या कहते हैं मैच के लिए जाएंगे तो बोलेंगे सर ट्रिगर ही नहीं चल रहा है। अभी तक Yes. प्रैक्टिस में वो 370 385 तक मार। आप अनम्यूट करो अपने आप में पहले। जी मैम, वो बोलते हैं कि मेरा ट्रिगर ही नहीं चल पा रहा है। जी, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? ट्रिगर नहीं चल पा रहा है इज अ पार्ट ऑफ मैच प्रेशर। मैच प्रेशर वो ट्रिगर से रिलेट करते हैं और फिर डर जाते हैं, और डर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो ट्रिगर नहीं चल रहा है, इट्स एक्सक्यूज। तो इसके बहुत सारे रेमेडीज हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में शायद अगले सेशन में आपको सिखाए जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट से उसका ध्यान कैसे हटाना है ये आपको सोचना चाहिए। अभी उसका पूरा 100% फोकस ट्रिगर, और वो कॉन्शियस हो गया है ट्रिगर में, इसलिए वो ट्रिगर नहीं चल रहा है। उसका वहां से फोकस हटा के आप कहीं और लगा दो, उसको आप कहना ट्रिगर छोड़ दो, नहीं चला तो भी चलेगा, आप पहले अपना ध्यान साइड्स पे रखना। साइड्स पे रख के आप काउंट करना और आपके रिदम में 1 2 3 टक चले, कहीं भी ट्रिगर चला दो लेकिन साइड्स आपकी अच्छे से रुकनी चाहिए। तो उसका वो ट्रिगर के ऊपर का फोकस हटा के कहीं और सब्जेक्ट में लगा के उसको अगर आपने रिदम में डाल दिया तो वो अपने आप वो भूल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो। यस, हेलो। हेलो, यस मैम, डॉक्टर हिमानी बात कर रहे हैं मैम। हेलो डॉक्टर हिमानी। यस मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि हाँ। हम लोग बच्चों के स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करें, मतलब किसी बच्चे का कोई छोटा है उसके स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करें, बड़े का स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें, मतलब हर किसी का एक बॉर्डर लाइन होता है ना, एक लिमिटेशंस लाइन होती है, तो हाउ, मतलब उसको फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ वी फाइंड आउट? स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। पहले तो एज क्राइटेरिया बहुत है। अगर आप करेक्ट 12 साल के बच्चे को 22 साल के बच्चे से कंपेयर करोगे तो वो हो नहीं सकता। तो 12 साल का बच्चा है वो एज फैक्टर हुआ, लेकिन उसका टैलेंट लेवल कितना है वो दूसरा फैक्टर हुआ। अगर अभी आप देखोगे तो सारे इंडियन टीम में 80% यूथ है, सीनियर शूटर्स भी नहीं है। तो यूथ है वो बहुत यंग है, बट उनका टैलेंट लेवल, उनका एक्सपोजर, उनका स्पार्क बहुत अच्छा है, इसके लिए वो वहां तक पहुंचे। तो आप उसको कम नहीं समझ सकते। तो एज इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। एज के साथ उसका टैलेंट लेवल होगा, टैलेंट के साथ उसका फिजिकल लेवल होगा, फिजिकल लेवल के साथ उसका IQ लेवल होगा। ये सारा चीज डिसाइड करके आपको अलग अलग स्टैंडर्ड डिसाइड करने पड़ेंगे। आप एक जैसा सबको नहीं, एक इसमें तोल नहीं सकते कि चलो एक 520 मारा तो ये स्टैंडर्ड हो गया, अभी 520 के बाद में उसको मिडिल लेवल ट्रेनिंग में डालूंगी, उसने 540 मारा उसको मैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस में डालूंगी। ऐसे नहीं होता। इंडिविजुअली यू हैव टू असेस
और पीरियडिकल इवैल्यूएशन लेके उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करके आप उसको अलग अलग स्टेज में अपग्रेड कर सकते हो। मींस फर्स्ट यू रीड उस Yeah, of course, you have to पर्टिकुलर read a शूटर, person. फर्स्ट यू रीड ऑफ कोर्स, Of course, हर उसके बॉडी बारे में लैंग्वेज, हर डेफिनेटली सब कुछ। उसको टेक्निकल प्रैक्टिस शुरू होने से पहले यू शुड नो इनसाइड आउट ऑफ दैट पर्सन, बल्कि उसका सराउंडिंग क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल कौन सा है, वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है, ये सब जानने के बाद ही आप उसको सिखा पाओगे। और सिखाने के बाद वो कितना समझ रहा है इसका फीडबैक मिलेगा, और उस हिसाब से आप उसको अलग अलग लेवल पे डाल पाओगे। इट्स अ ह्यूज फील्ड मैम, इट्स अ ह्यूज फील्ड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग नॉर्मल रेंज में प्रैक्टिस करते हैं तब ज्यादा शूटर वगैरह नहीं रहता है, तो एक साउंड ज्यादा आता है। जब हम लोग नेशनल वगैरह में खेलने जाते हैं वहाँ पर गैदरिंग ज्यादा होने से साउंड थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, तो वो शूटर लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है साउंड को लेके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एयर प्लग लगाने के बावजूद भी ये दिखाई देता है प्रॉब्लम। क्योंकि आपने उनको आदत नहीं डाली है कि ये सारी जो आउटर चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करना ही नहीं है। आपके पीछे अगर जूरी आके एकदम नजदीक भी खड़ा रहा तभी आपको कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चे आके बाद में कहते हैं नहीं वो रेंज ऑफिसर मेरे पीछे ही खड़ा था तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, मेरे शॉट्स खराब गए। रेंज ऑफिसर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट रेंज, वो तो रहेगा ही। रेंज ऑफिसर के बिना रेंज तो चालू ही नहीं होगी। तुम्हारे पीछे खड़ा रहे, किसी और शूटर के पीछे खड़ा रहे, वो तो अपना काम कर रहा है, तो तू अपना काम क्यों छोड़ रहा है? व्हाट इज योर ड्यूटी? आपका काम क्या है? आपका काम अपना प्रोसेस पे ध्यान देना है, अपने टेक्निक पे ध्यान देना है, अपने टारगेट पे ध्यान देना है। चाहे कोई वहां पे ढोल बजाए या ताली बजाए या पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम मैच खेलते हैं तब तो कोई इतना ताली नहीं बजाता है, सीटी नहीं बजाता है, तो फाइनल में जाओगे तो बहुत सारा शोर होगा। अब यहाँ तो कुछ नहीं होता है। जब हम म्यूनिक में जाते हैं, जब हमारी चैंपियन ऑफ चैंपियन की मैच चल रही थी, आपको देखना चाहिए था, लोग खड़े रह के इतने बड़े बड़े ढोल लाए थे, जो हाथ में आए वो बजा रहे थे, आपका नाम लेके वो चिल्लाते हैं, आपके देश का नाम लेके इंडिया इंडिया करके। तो आप तो कुछ कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये सारे शोर कर रहे थे इसलिए मैं नहीं मार पाई। आपको यू मस्ट लर्न टू फोकस ऑन योर टेक्निक एंड लर्न टू फोकस ऑन योर टारगेट, दैट्स इट। आपका फोकस और कंसंट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए कि मेरे आगे ये पोर्शन के आगे क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि वो आदमी मेरी तरफ देख रहा है, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं रहा है कि वो मेरी तरफ देख रहा है। मुझे सिर्फ वो ऐसा इनडायरेक्टली नजरों से दिख रहा है, पर मैं सोचूंगी नहीं। अगर कोई लड़की बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आती है तो मैं सिर्फ उसको देखूंगी, लेकिन वो प्रोसेस नहीं होगा मेरे मन में कि कितना अच्छा ड्रेस पहना है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, कितनी अच्छी दिख रही है। नो, मुझे वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरा 100% सोच, मेरा माइंड मेरे टारगेट पे लगा हुआ है। तो मेरे पास तो जगह ही नहीं बची मेरे माइंड में या मेरे ब्रेन में इसके बारे में सोचने की। उतना आप अपने बच्चों को फोकस बनाओ ताकि ये सारी चीजों को उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैम इस साउंड से ही एक ये क्वेश्चन था कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्लब में या तो कहीं भी, तो वहाँ साउंड बजा के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसे साउंड के बारे में कुछ बता दीजिए। जो गाने ISSF के ऑफिशियली बजते हैं तो बजेंगे ही, जो तालियां बजती है वो बजेंगी। तो कुछ प्रैक्टिस के टाइम जैसे हम लोग करवाते हैं मैम यहाँ जैसे अपना एकेडमी में, तो वहाँ पे साउंड बजा के करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, साउंड बजा के भी करवाना चाहिए और विदाउट साउंड भी करना चाहिए। अगर साउंड बजा के रोज बजा के उनके सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ गई कि साउंड बजेगा एक तरफ मेरा फोकस रहेगा, और अब नेशनल में पहुंचे और समझो लाउड स्पीकर खराब ही हो या साउंड ही नहीं बजा, तो क्या करोगे आप? तो हर एक चीज की आदत होनी चाहिए। आधे सेशंस आप विद साउंड करो, विद गाने करो, आधे सेशंस आप नॉर्मल। वो साउंड का टाइप में कोई टाइप भी होना चाहिए साउंड का, किस टाइप का किस मूड का होना चाहिए साउंड? ISSF ने जो ऑफिशियल म्यूजिक या गाने दिए हैं उसकी आदत ज्यादा होनी चाहिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैं त्रिवेंद्रम गया था, मैं नेशनल टीम में लेके बच्चों को लेके गया था, तो वहाँ पे
इंडियन सॉन्ग बजाए जा रहे थे, तो इंडियन सॉन्ग से तो डायरेक्टली हमारे बच्चों के ब्रेन में एकदम से वो इमेज आती है, वो इंडिया के जो मेलोडी सॉन्ग या म्यूजिक बज रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडियन है तो हिंदी सॉन्ग सुनते ही एकदम से ध्यान जाता है। नहीं, फिर ISSF के जो इंग्लिश सॉन्ग है, तो अगर यूरोपियंस UK वाले थोड़ी ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे सॉन्ग बज रहे हैं, हमें फर्क पड़ेगा। ये ऐसा अलाउ नहीं होता है, किस किस लेवल तक हो जाता है, नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप सीनियर लेवल पे हो, अच्छा शूटिंग कर रहे हो, तो आपको नहीं फर्क पड़ता। मेरे पीछे कोई शाहरुख खान आके डांस भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है मेरा टेक्निक पे ध्यान देना, मेरा टारगेट पे गोली चलाना, तो मैं क्यों सोचूं मेरे आगे पीछे और ये क्या हो रहा है। पर नए लेवल पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन उसकी आदत फिर बाद में पड़ जाती है। शुरू में आप नए शूटर भी हो ना, तो आप अगर एनालिसिस लो या फीडबैक लो तो बोलेगा शुरू में हुआ, लेकिन एक बार आप वो रिदम में आ जाओगे, आप एकदम फोकस्ड हो जाओगे अपने मैच में, तो वो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलता रहेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है या तमिल चल रहा है। जी मैम, थैंक यू।